वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। अच्छा सी सी ई टी ग्रुप 6 की हम एक यूनिट वाइज जो रिवीजन है वो हमने स्टार्ट कर रखा है। उसकी ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज की जो यूनिट है वो है कंपनी लॉ। तो फटाफट से इसको हम रिवाइज करते हैं। कंपनी लॉ, चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी की डेफिनेशन कि एक कंपनी होती क्या है। एक कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। समूह है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों का। एंड इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ कंट्री, मतलब कि रजिस्ट्रेशन होता है इसका भाई किसमें, कंट्री के एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर। इन टर्म्स ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी का जो एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो या पहले का कोई लॉ सेक्शन 220। ठीक है। ए कंपनी डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस और अंडरटेकिंग, मतलब एक ग्रुप है भाई किसका, पर्सनस का, लोगों का, जो फॉर्म्ड फॉर द पर्पज़ किसी बिजनेस को चलाने के लिए वो इकट्ठा हुए हैं, और उन ग्रुप को ही क्या कहते हैं हम, कंपनी। फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के, एक तो होता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब कि रजिस्ट्रेशन होता है भाई इसका, रजिस्ट्रेशन होता है, समूह है ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कॉमन सील होती है कंपनी की। ओके, फिर होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कंपनी के अंदर जितने पर्सन हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी। एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक अलग इकाई होती है एक तरह से, और डायनेमिक मतलब लगातार। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई एक चला गया तो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है। रहता है टाइप्स ऑफ कंपनी। अब टाइप्स की बात करते हैं, प्रकार कंपनी के। कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अगर कंपनी की बात करें कि लाइबिलिटीज़ के बेस पे कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, तो कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़, कंपनीज लिमिटेड बाई गारंटी अनलिमिटेड कंपनी, मतलब कि एक तो होती है आपकी लिमिटेड बाई गारंटी, गारंटी के द्वारा, और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। दो तरह की कंपनीज होती हैं लाइबिलिटीज़ के अंदर। मेन मेन पॉइंट्स ही हम देखेंगे यहाँ पर। कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के हिसाब से अगर कंपनी देखें तो एक होती है 1 पर्सन कंपनी, एक होती है 1 पर्सन कंपनी जिसमें एक सिंगल मेंबर होता है। फिर होता है प्राइवेट कंपनीज, जैसे प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, दो से कम नहीं होने चाहिए, और मैक्सिमम 200। ठीक है। फिर होती है पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज के अंदर मिनिमम आपके 7, मिनिमम होते हैं आपके 7, और मैक्सिमम जो है आपके अनलिमिटेड होते हैं पब्लिक कंपनीज में। ये बेसिस ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग है। फिर आता है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और होल्डिंग, जैसे हमने पहले की यूनिटों में पढ़ा था, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। ये देखिए होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, एसोसिएट कंपनीज़ हैं, जैसे कि जो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप मिलकर एक तरह से सहायक कंपनी। ठीक है, सामूहिक। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो होता है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़। ये क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी डन थ्रू फॉलोइंग स्टेज, किसी कंपनी का जो फॉर्मेशन है ना, कंपनी को स्थापित करना, वो कौन सी स्टेजेस से होता है। सबसे पहले है प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। इट रेफर्स टू द इंटायर प्रोसेस, ये पूरी की पूरी प्रोसेस बाई विच ए कंपनी इज़ ब्रॉट इनटू एक्सिस्टेंस, मतलब कि कोई कंपनी जो है ना एक्सिस्टेंस में आती है। ठीक है, जिस वो सारी प्रोसेस जिसमें किसी कंपनी को सामने लाया जाता है। ठीक है, वो सारी प्रोसेस प्रमोशन कहलाती है। और जो इस प्रोसेस को करता है ना, मतलब कि कंपनी का विचार लाना, कंपनी के बारे में आगे आइडियाज़ सोचना, ठीक है, वो कहलाता है प्रमोटर। द पर्सन हु इन्वेस्ट द इनिशियल फंड, शुरुआत में जो पैसा लगाता है, ठीक है, और द नोन एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, उनको प्रमोटर्स कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एक कंपनी, उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन। इन दिस स्टेज द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड, इस स्टेज में कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। विच ब्रिंग्स द कंपनी इनटू एक्सिस्टेंस, मतलब कि कंपनी एक्सिस्टेंस में आती है, भाई कंपनी स्थापित हो जाती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक कंपनी सेड टू बी इन एक्सिस्टेंस, कंपनी को तभी एक्सिस्टेंस कहा जाएगा इफ़ इट इज़ रजिस्टर्ड एज पर द कंपनी एक्ट 2013, अगर वो रजिस्टर्ड है कौन से एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में। इन ऑर्डर टू गेट ए कंपनी रजिस्टर्ड सम डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी प्रोवाइडेड, अगर आपको किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है नेक्स्ट जो स्टेप है, और उसके बाद आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। फिर आता है प्रमोटर। प्रमोटर्स क्या होते हैं, जैसे अभी बताया था कि जो इंसान मतलब किसी कंपनी को लगाने के बारे में विचार करता है, ठीक है, मतलब जो आइडिया लेके आता है शुरुआत में, और उसके बाद में शुरुआत में जो बेसिक शुरुआती फंड लगाता है ना, इनिशियल, प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर इज़ ए पर्सन और एंटिटी हु ब्रिंग्स आइडिया, मतलब कि जो कंपनी लगाने का विचार सोचता है, टू एस्टैब्लिश ए स्पेसिफिक बिजनेस, किसी बिजनेस को शुरू करने का, एंड कम्प्लीट्स द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी, और उसको पूरा करने से रिलेटेड जितनी भी औपचारिकताएँ हैं वो पूरी करता है ना, वो होता है प्रमोटर। अब सेक्शन 269
द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करता प्रमोटर को कि प्रमोटर मीन्स ए पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस, जिसका प्रोस्पेक्टस के अंदर नेम है, और इज़ आइडेंटिफाई बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड टू इन सेक्शन 92, मतलब जिसका नाम मेंशन कर रखा कंपनी के द्वारा, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के अंदर और एनुअल रिटर्न के अंदर, और हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी, और कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं, कंपनी से जुड़ी हुई रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल जिस व्यक्ति का होता है वो होता है प्रमोटर, डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली। वेदर एज ए शेयर होल्डर, डायरेक्टर, और अदरवाइज वो शेयर होल्डर भी कह सकते हो, डायरेक्टर और अन्य कोई भी। फिर आता लीगल पोजीशन क्या होती है प्रमोटर की, कि एक जो प्रमोटर होता है ना, वो ना तो नाइदर एन एजेंट, ना तो एजेंट होता है, नॉर ए ट्रस्टी, ना कोई वो ट्रस्टी होता है द कंपनी के लिए, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट इन एक्सिस्टेंस, क्योंकि वो एक्सिस्टेंस में होता ही नहीं है। ही ऑक्यूपाइज ए स्पेशल पोजीशन, उसकी खास स्थिति, खास पोजीशन होती है इन रिलेशन टू द कंपनी, एंड देयर फॉर रिक्वायर्स टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट्स इंक्लूडिंग एनी प्रॉफिट मेड बाई हम, इसलिए उसको सारे रिलेवेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोजर देना पड़ता है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट मेड बाई हिम, उसके द्वारा जो प्रॉफिट किए गए हैं वो भी, मतलब ना तो एजेंट होता है ना ही ये ट्रस्टी होता है। फंक्शन एंड ड्यूटीज़ क्या क्या होती है भाई प्रमोटर की, डिसाइड द लोकेशन ऑफ बिजनेस, कहाँ पे बिजनेस को शुरू करना है, डिसाइड द कैपिटल फंडिंग सोर्सेज, बिजनेस के लिए कहाँ से जो पैसे हैं वो जो सोर्स हैं वो कहाँ से उपलब्ध होंगे, मेक्स ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, डिस्क्लोज ऑल हिडन फैक्ट्स, सारे हिडन फैक्ट्स जो हैं वो सामने लेके आना, एज एक्ट एज बेस्ट फॉर द कंपनी के लिए जो सबसे बेहतर होगा वो काम करना, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज करना, ये फंक्शन कह सकते हो या फिर ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर। अधिकार, राइट्स ऑफ प्रमोटर, राइट ऑफ आइडेमनिटी, राइट ऑफ रेमनरेशन, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब कि उसको जैसे वो शुरुआत में खर्चे वगैरह करता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। रेमनरेशन वगैरह मतलब कि उसको भत्ता कह सकते हो आप, मतलब कि वेतन वगैरह चीज़ें हैं वो भी प्राप्त करने का अधिकार है। रेमनरेशन कैन बी इन दी फॉलोइंग टाइप, जो रेमनरेशन दिया जाता है ना एक तरह से जो प्रमोटर को दिया जाएगा वो इस तरह से हो सकता है कि कैश हो सकता है, ठीक है, मतलब उसको कैश नगद भुगतान किया जा सके, पार्शली इन कैश, पार्शली इन शेयर डिबेंचर, मतलब कुछ कैश दे दिया जाए, कुछ उसको शेयर्स दे दिए जाएँ या फिर डिबेंचर्स दे दिए जाएँ, कमीशन भी दिया जा सकता है, एसेट के ऊपर होने वाला जो प्रॉफिट है वो भी दिया जा सकता है, परचेज ऑफ शेयर भी परचेज कर सकता है प्रमोटर। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट लाइबिलिटीज़, उसके दायित्व क्या क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर, लाइबल फॉर मेकिंग अनट्रू स्टेटमेंट्स और फैक्ट, ठीक है, लाइबल फॉर मेकिंग अनट्रू स्टेटमेंट्स और फैक्ट, मतलब कि जो सच नहीं है ना, मतलब कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं जो एक तरह से गुमराह करती हैं वो चीज़ें उसको नहीं लानी चाहिए, ठीक है, प्रमोटर को, ठीक है, मतलब कि वो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। लाइबल फॉर डैमेज सफर्ड बाय पर्सन ऑन बिलीविंग दोज फॉल्स स्टेटमेंट, अगर मान लो ये स्टेटमेंट कर दी, झूठी स्टेटमेंट है प्रमोटर ने डाल दी और उसके द्वारा किसी पर्सन को लॉस हो जाता है तो वो इन लॉस के लिए कौन जिम्मेवार होगा, प्रमोटर होगा। कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट फॉर पर्सनल यूज़, मतलब कि सीक्रेट प्रॉफिट जो है ना वो अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से नहीं कर सकता। लाइबल फॉर एनी फ्रॉड डन बाय देम, मतलब कि किसी तरह का जो धोखा किया है, फ्रॉड किया है, तो वो उन सभी उस फ्रॉड से होने वाले नुकसान के लिए वो प्रमोटर ही जिम्मेवार होंगी, लाइबिलिटीज़ हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है भाई, कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है। ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA जिसको कहते हो आप, रिप्रेजेंट द चार्टर ऑफ द कंपनी, एक तरह से कंपनी का विषय वस्तु आप कह सकते हो पूरा इसको ढांचा एक तरह से। इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट है, प्रिपेयर ड्यूरिंग कंपनीज फॉर्मेशन, कंपनी जब फॉर्मेशन की जाती है, कंपनी जब लगाई जाती है उस समय बनाया जाता है, और साथ में कब, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान। इट डिफाइंस द कंपनीज रिलेशनशिप, कंपनी के संबंधों को दर्शाता है किसके साथ, विद शेयर होल्डर्स, एंड स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द कंपनी हैज़ बीन फॉर्म्ड, और उस उद्देश्य को बताता है जिसके लिए कंपनी का जो स्थापना हुई है, ठीक है। द कंपनी कैन अंडरटेक ओनली दोज एक्टिविटी मैंशनड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी केवल वही गतिविधियां कर सकती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी गई हैं, उनसे बाहर कोई भी एक्टिविटी कंपनी नहीं कर सकती। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये पब्लिकली डॉक्यूमेंट है। एनी पर्सन कैन गेट द MOA, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी का MOA प्राप्त कर सकता है, बाई पेइंग द प्रेस्क्राइब्ड फीस टू द ROC, ठीक है, एक ROC जो ऑफिस होता है आपका उसके अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड फीस जमा करवा के कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का MOA वो देख सकता है।
फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन सेक्शन 4(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट स्टेट दैट द फॉर्मेट ऑफ एन MOA विल बी एज स्पेसिफाइड इन टेबल ए टू टेबल ई शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 की टेबल ई ए से ई तक है। एवरी कंपनी नीड्स टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन टेबल ए टू ई, मतलब प्रत्येक कंपनी को ए से ई तक कोई फॉर्मेट चुनना होता है, डिपेंड करता किस पर, उसके बिजनेस टाइप के ऊपर। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? एक तो होता नेम क्लोज, होता भाई नेम क्या होगा कंपनी का, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा कंपनी का वो, फिर होता ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किस लिए कंपनी को स्थापित किया गया है। लाइबिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी, कैपिटल कहाँ से जो फॉर्मेशन है कैपिटल का, सोर्सेज वगैरह वो कहाँ से आएंगे। फिर आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको आप AOA भी कह सकते हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्म ए डॉक्यूमेंट डेट स्पेसिफाई द रेगुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, नियम, एक तरह से रूल्स फॉर ए कंपनीज ऑपरेशन, मतलब कंपनी के नियमों के अंदर रह के ये अपने कार्य को करेगी। एंड डिफाइंस द कंपनीज पर्पस, कंपनी के उद्देश्य को डिफाइन भी करता है ये। द डॉक्यूमेंट लेज आउट हाउ टास्क आर टू बी अकम्प्लाइज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस तरह से काम को किया जाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंक्लूडिंग द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर, जिसके अंदर कौन सी प्रोसेस आती है डायरेक्टर को अपॉइंट करना, एंड द हैंडलिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को हैंड ओवर करना। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आते हैं सारी चीज़ें। अब AO इज ए सबॉर्डिनेट, मतलब कि सहायक डॉक्यूमेंट है किसका, कंपनी का, MOA का। एंड इज गवर्न बाय द MOA, मतलब ये MOA के अंदर ही गवर्न होता, मतलब AOA जो है आपका एक तरह से सहायक है किसका, MOA का। MOA बनाना जरूरी है कंपनी के लिए, ज़्यादा ज़रूरी नेसेसरी नहीं है। फिर आती शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जैसे हमने पीछे की यूनिट में भी पढ़ी है, शेयर कैपिटल इज एन कंपनी लॉ रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फंड रेज बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा जो वैल्यूज़ ऑफ फंड रेज बाय द कंपनी, मतलब कि पैसे जितने कंपनी ने अरेंज किए हैं उनकी वैल्यू, थ्रू द इश्यूएंस ऑफ शेयर टू इट्स शेयर होल्डर, इसके माध्यम से शेयर इश्यू करके अपने शेयर होल्डर को। शेयर कैपिटल इज आल्सो नोन एज शेयर होल्डर कैपिटल, इसको शेयर होल्डर कैपिटल भी कहा जाता है। इक्विटी कैपिटल भी कह सकते हो, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल और पेड इन कैपिटल भी कहते हैं। टाइप्स पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है अभी टाइप्स। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है कि इट रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल, ये मैक्सिमम अमाउंट है भाई, ठीक है। दैट ए कंपनी इज अथोराइज टू इश्यू, मतलब कि कोई कंपनी जितना मैक्सिमम जैसे 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा कंपनी क्या नहीं कर सकती, अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती। इस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, उसके जो डॉक्यूमेंट हैं संवैधानिक, उनके अंदर ये लिखित है। दिस रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, ये टोटल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है शेयर की। डेट कैन बी इशूड बाय द कंपनी, जो कंपनी के द्वारा इशू किए जा सकते हैं, वो होती है अथोराइज शेयर कैपिटल। फिर आता है इशूड। अब बात करते हैं इशूड की। इशूड क्या होता है, जैसे हमने अथोराइज की बात करी, जैसे 1 लाख थी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज द पोर्शन ऑफ अथराइज शेयर कैपिटल, ये अथराइज शेयर कैपिटल का ही पोर्शन है डेट द कंपनी हैज़ एक्चुअली इशूड, मतलब 1 लाख अथराइज है तो जैसे कंपनी ने 80,000 मान लो, ठीक है, एक तरह से एग्जांपल है ये, 80,000 जो कंपनी ने एक्चुअल में इशू किए हैं वो इशूड शेयर कैपिटल। दीज आर द शेयर डेट आर इन सर्कुलेशन, ये 80,000 वो शेयर हैं जो सर्कुलेशन में हैं, हेल्ड बाय द इन्वेस्टर, मतलब कि जो इन्वेस्टर ने पैसे लगा रखे हैं, कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं सब्सक्राइब की। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल, अब ये इश्यूड कैपिटल का पार्ट है, जैसे 80,000, ठीक है, उसका पार्ट है ये, सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर और एग्रीड टू बी टेकन अप द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर ने एग्री किया है लेने के लिए। दिस रिप्रेजेंट द शेयर डेट शेयर होल्डर कमिटेड टू परचेजिंग, और ये उन शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है जिसको लेने के लिए शेयर होल्डर्स ने क्या किया, कमिट किया है परचेज करने के लिए, ये आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है। पेड अप शेयर कैपिटल, इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड, अब ये आता है सब्सक्राइब्ड का, ठीक है, शेयर होल्डर की सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पोर्शन है डेट हैज़ बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। इट रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड, जैसे सब्सक्राइब्ड आपकी 100 थी, उसमें से 60 आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मनी पेड अप है बाय द कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ द शेयर इशू किया कंपनी ने, उसके बदले में जब जो उसको अभी तक की एक्चुअल अमाउंट मिली है ना, वो पेड अप शेयर कैपिटल कहलाती है। Membership in companies, every person who has agreed in writing to become a part of the company and also hold share of the company is considered the member of the company and is said to hold membership in company। कोई भी व्यक्ति who has agreed, जो एग्री हुआ है in writing to become, मतलब कंपनी का पार्ट बनने के लिए एग्री हुआ है और उसके पास शेयर्स हैं कंपनी के, उसको मेंबर माना जाएगा, कंपनी का मेंबरशिप कहलाएगी वो, ठीक है। अब रिमूव कैसे हो सकती है मेंबरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ मेंबरशिप, अपनी मेंबर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांसमिशन एक तरह से मतलब कि
छोड़ देना, ट्रांसमिशन ऑफ मेंबरशिप। सरेंडर भी आपका एक तरह से क्या होता है, सरेंडर कर देना, सरेंडर ऑफ मेंबरशिप आपका छोड़ देना। ट्रांसमिशन में मतलब कि कुछ लाइबिलिटीज़ या कुछ ऐसी लीगल जो आपके ऊपर ना, जो लीगल ट्रांसपोर्टेशन आते हैं आपके ऊपर, कि मतलब कानून के द्वारा वो चीज़ें हैं ना ट्रांसमिट करनी पड़ती हैं, मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है। शेयर बाई बैक द्वारा ये चीज़ें आपकी रिमूवल ऑफ मेंबरशिप कहलाती हैं। कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक है। कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड ए कम्प्रीहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजमेंट। कम्प्रीहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल ढांचा किसके लिए, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज़ के लिए इन इंडिया। इसके कुछ की प्रोविज़न है वो हम बात करते हैं, नीचे देखते हैं अब। रिलेटेड टू कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013, मतलब इससे जुड़े हुए, ठीक है, कौन कौन से हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, होना चाहिए भाई ये चीज़ इसके अंदर मेंशन। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या क्या जिम्मेदारियाँ जो हैं वो रहेंगी डायरेक्टर की। ऑडिट कमेटी, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम की, शेयर होल्डर्स राइट, मतलब शेयर होल्डर के क्या क्या अधिकार होंगे। डायरेक्टर्स कौन होते हैं भाई, द डायरेक्टर्स आर इफेक्टिवली द एजेंट्स होते हैं ऑफ द कंपनी, कंपनी के अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। टू मैनेज द कंपनी डे टू डे अफेयर, कंपनी के डेली की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना उनको मैनेज करने के लिए ना डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है, और वो शेयर होल्डर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एज पर सेक्शन 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी, बोर्ड ऑफ ए कंपनी के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है। लीगल पोजीशन क्या क्या होती हैं भाई, डायरेक्टर है, एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, ट्रस्टी के तौर पे काम कर सकता है, एक तरह से ऑर्गन्स है ये किसका, पूरी की पूरी जो कॉर्पोरेट बॉडी है बिजनेस की उसका। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी डायरेक्टर, ये कंपनी एक्ट आपको याद रखना है। डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक तो है डायरेक्टर मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन, ठीक है, अबो द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग ए डायरेक्टर अंडर एनी लॉ, मतलब किसी भी ऐसे लॉ से उसको डिसक्वालिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए डायरेक्टर बनने से। एज़ पर रूल ऑफ कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल पोसेस एप्रोप्रिएट स्किल, एक डायरेक्टर के अंदर, ठीक है, स्वतंत्र डायरेक्टर के अंदर क्या होनी चाहिए, सही स्किल होनी चाहिए, और साथ में एक्सपीरियंस, साथ में पूरी नॉलेज इन वन और टू फील्ड ऑफ फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल, इनमें से एक या एक से ज़्यादा इन फील्ड में ना उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर किसी टेक्निकल ऑपरेशंस रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कंडक्ट जनरल मीटिंग, एक जनरल मीटिंग होती है, फिर वहाँ पर अप्लाई फॉर DIN, की लंबी प्रोसेस है, मतलब डिटेल से समझाएं तो इसमें ज़्यादा जो है लंबी हो जाएगी वीडियो। जनरल मीटिंग होती है, फिर DIN के लिए अप्लाई होता है, फिर प्रपोज डायरेक्टर से कंसेंट ली जाती है, मतलब जो डायरेक्टर बनने वाला वो कंसेंट देता है, हाँ मैं तैयार हूँ। फाइल फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, और फिर उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे लगाए जाते हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं, सेक्शन इसके लिए है 169 कॉन्स रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, इसके माध्यम से, इस सेक्शन के माध्यम से हम डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम ए कंपनी कैन बी कैरिड आउट थ्रू 3 डिस्टिंक्ट मेथड, 3 अलग अलग मेथड्स के द्वारा। एक तो है रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर खुद रिज़ाइन कर दे, व्हेन द डायरेक्टर वॉलंटरली, मतलब अपनी खुद की इच्छा से क्या कर दे, रिज़ाइन कर दे, ठीक है। डायरेक्टर एब्सेंस फ्रॉम बोर्ड मीटिंग, अगर डायरेक्टर जो है बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट रहता है तो वहाँ पर भी वो लीगली क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है। व्हेन ए डायरेक्टर रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम बोर्ड मीटिंग फॉर 12 मंथ, 12 महीने से अगर वो क्या है बोर्ड मीटिंग में नहीं आ रहा है तो वो उसको रिज़ाइन, मतलब कि रिमूव किया जा सकता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, शेयर होल्डर इनिशिएटेड रिमूवल, व्हेन शेयर होल्डर डिसाइड टू रिमूव डायरेक्टर, जब शेयर होल्डर्स क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं डायरेक्टर को रिमूव करने का, क्यों, क्योंकि मेन ओनर जो होते हैं शेयर होल्डर ही होते हैं। अब आती हैं पावर्स ऑफ डायरेक्टर, क्या क्या पावर्स होती हैं बिज़नेस को मैनेज करने की, ठीक है भाई सबको पता है। तो अथॉरिटी, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो मैनेजर है वही सारे काम करेगा, वो अपने नीचे क्या बंदे रख सकता है और उनको जो अथॉरिटीज़ हैं वो डेलीगेट सौंप सकता है अथॉरिटीज़, ठीक है। रिकमेंड डिविडेंड्स कितना देना चाहिए वो शेयर इशू कर सकता है, नए अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति कर सकता है, ये पावर्स हैं डायरेक्टर की। ड्यूटीज़ भी क्या होती हैं, ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब कि बिज़नेस की वो केयर रखेगा। लॉयल्टी मतलब एक तरह से ईमानदारी से काम करना। ड्यूटी टू एक्ट विद पावर्स, विद इन पावर, मतलब कि पावर के अंदर ही वो काम करेगा, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जो उसकी पावर में है ही नहीं। ड्यूटी टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, ऐसा नहीं कि वो किसी भारी दबाव के
दबाव के प्रेशर, मतलब बाहर की किसी सिचुएशन की दबाव में आके कोई ऐसा डिसीजन ले ले, ठीक है। इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए और वो कंपनी के लिए ठीक होना चाहिए। ड्यूटी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट कह सकते हो आप इसको, उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे मतलब आपसे उनसे मतभेद न हो। सारा जो चीज़ वो सोचे अच्छे के लिए, वो किसके लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए होनी चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, ये पॉइंट है कि इफ़ ए कंपनी हैविंग ओनली वन मैनेजरियल पर्सन, एक पर्सन है मैनेजर, देन द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेबल 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी विद मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर अगर एक से ज़्यादा हैं या वोल टाइम डायरेक्टर, शैल पे मैक्सिमम रेम्यूनरेशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। 10% हो जाएगा फिर ये, और ओवरऑल जो लिमिट होती है ना रेम्यूनरेशन की या सैलरी की, वो कितनी होती है, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। फिर आप बात करते की मैनेजरियल पर्सनल। द कंपनी एक्ट 2013 mandates that certain classes of company have to appoint key managerial personnel, KMP। ग्रुप ऑफ पीपल होता है, भाई लोगों का समूह होता है, इन चार्ज ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन, जो कंपनी के ऑपरेशन को, कंपनी के कार्यों को चलाते हैं। दे आर द डिसीजन मेकर, निर्णय लेने वाले होते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल तो कंपनी स्मूथ फंक्शनिंग, कंपनी सही अच्छे स्मूथली काम करे उसके लिए जिम्मेवार होते हैं KMP, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे आपने सुना, वो मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सारे आपके KMP के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कंपनी सेक्रेटरी। ये कंपनी सेक्रेटरी इज़ द पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है टू कैरी आउट द ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी, मतलब कि डायरेक्टर के द्वारा किसी पर्सन को नियुक्त करना जो क्या काम करेगा, एक सेक्रेटरी के काम करेगा, ड्यूटीज़ एंड फंक्शन। ड्यूटीज़ ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी आर डिफाइंड इन कंपनी लॉ, एक कंपनी लॉ के अंदर जो CS है, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ हैं वो डिफाइन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21C ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, एक कंपनी सेक्रेटरी मीन्स ए पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना आप ये कि कंपनी सेक्रेटरी मीन्स का मतलब होता है हु इज़ ए मेंबर, जो एक मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। रोल क्या होते हैं इसके, एक तरह से फंक्शन कह सकते हो। इंश्योरिंग कंप्लाइंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब कि लॉज और रेगुलेशन से जुड़े हुए सारी चीज़ें हैं ना वो स्मूथली संभाले। बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स में पार्ट करें, मतलब भाग ले। मेंटेनिंग स्टेचरी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब कि जो कंपनी के जितने भी कानूनी या वैधानिक जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर वगैरह हैं, रिकॉर्ड वगैरह उनको मेंटेन करना। फिलिंग ऑफ फॉर्म्स एंड रिटर्न, कंपनी की रिटर्न और फॉर्म्स वगैरह जो हैं वो फिल करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, एडवाइजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो गवर्नमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम करे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको एडवाइज़ करे। अब आता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी CS की। सेक्शन 203 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रूल 8 और 8A के अंदर कंपनी रूल 2014 ये स्टेट करता क्या कि फॉलोइंग कंपनी मस्ट अपॉइंट एज ए CS, इन कंपनीज़ को क्या होना चाहिए, एक सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंट करनी ही करनी पड़ेगी। कौन कौन सी, आल लिस्टेड कंपनी, सारी की सारी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, विद ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन 10 करोड़, जिसकी 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से कम है उन्हें ज़रूरत नहीं है कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की, लेकिन जिनकी 10 करोड़ से ज़्यादा है उनको जो है नीड है, ज़रूरी है, कंपलसरी, मस्ट हैव फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, उनके पास एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होना ज़रूरी है। प्रोसेस क्या होती है अब इसकी, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज मेड बाय कन्वेनिंग ए बोर्ड मीटिंग, एक बोर्ड मीटिंग आफ्टर गिविंग नोटिस टू ऑल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के सभी डायरेक्टर को नोटिस दिया जाता है, मीटिंग ली जाती है एज पर सेक्शन 173 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, मतलब सभी डायरेक्टर को क्या किया जाता है, नोटिस दिया जाता है बोर्ड मीटिंग का, और वो बोर्ड मीटिंग होती है किसके लिए, कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट के लिए। एट द बोर्ड मीटिंग प्लेस द प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विद द डिटेल्स ऑफ द पर्सन फाइनलाइज्ड, जिस पर्सन को चुना जाना है उसकी सारी डिटेल वहाँ पे रखी जाती है। पास ए रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, देयर बाय अप्रूविंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, उसकी जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टर्म्स हैं, कंडीशन हैं, उनको अप्रूव कर देने के बाद एक रिजोल्यूशन बनाया जाता है। वंस द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड, एक बार कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया जाता है, कंपनी मस्ट फाइल ए रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी को जरूरत पड़ती है रिटर्न फाइल करने की विद द रजिस्ट्रार ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर, इन फॉर्म DIR, ये फॉर्म के नाम है कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी, मतलब जैसे ही निर्णय ले लिया जाता है या कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया जाता है तो एक DIR फॉर्म भरना पड़ता है 30 दिन के अंदर ROC के अंदर। फिर आता है फॉर MGT आल्सो, फॉर्म MGT
14 एक तो ये DIR याद रखना आपको, एक MGT 14 आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अलॉन्ग विद सच फीस एज इज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज रूल्स 2014 सॉरी। फिर आता है मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसमें क्या होता है, डायरेक्टर की जो रजिस्टर्स हैं उनमें एंट्री की जाती है। एंड की मैनेजरियल पर्सनल KMP अंडर सेक्शन 170 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द कंपनी इज लिस्टेड। फिर क्या किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया जाता है जहाँ पे जिस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट है। ड्यूटीज़ क्या आती हैं CS की, यहाँ पर CS लिख रखा है कंपनी सेक्रेटरी प्रोवाइड द कंपनी डायरेक्टर गाइडेंस का काम करती है। जितने भी CS होते हैं सारे कंपनी को गाइड करते हैं। ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग से अप्रूवल लेते हैं। असिस्ट द कंपनी को सहायता प्रदान करते हैं। इन द कंडक्ट ऑफ द कंपनी अफेयर, कंपनी से जुड़े हुए जितने भी अफेयर्स हैं उनको चलाने के लिए एडवाइज एंड असिस्ट द बोर्ड को जितने भी सहायता या फिर सुझाव वगैरह हैं वो देने का काम करते हैं। फिर आता है राइट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के। राइट क्या होते हैं, सुपरवाइज, कंट्रोल एंड ही और शी कैन डायरेक्ट सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, कि सुपरवाइज करना, देख रेख करना, कंट्रोल करना, ठीक है, नियंत्रण, और वो क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है अपने सुबॉर्डिनेट को, ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज़ को। साइन एंड अथेंटिकेट, साइन करने का अधिकार है। अटेंड द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी मीटिंग अटेंड करने का अधिकार है। साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी के बिहाफ पे कोई जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करने का अधिकार है। फिर आता है वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। वाइंड अप एक तरह से कंपनी का बंद हो जाना। वाइंडिंग अप इज़ द लीगल प्रोसेस, ये लीगल प्रोसेस है ऑफ क्लोजिंग डाउन ए फर्म एंड सीजिंग ऑल ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन जो इसके कार्य हैं वो बंद कर देना और कंपनी को बंद कर देना। इस तरह से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 270 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन बी वाइंड अप इन टू वे, दो तरह से होती है, एक तो कंपलसरी, ठीक है, और एक वॉलंटरी। कंपलसरी के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 कंपनीज एक्ट ए ट्रिब्यूनल में इश्यू एन ऑर्डर टू वाइंड अप ए कंपनी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस एज डिटेल इन सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है किन सिचुएशंस में सिक कंपनी, मतलब कंपनी एक तरह से लॉस में जा रही है, स्पेशल प्रपोजल के द्वारा कर सकती है। एक्ट अगेंस्ट द स्टेट के खिलाफ या सोसाइटी के खिलाफ कोई ऐसा काम कर रही कंपनी। फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फ्रॉड कंडक्ट किया जा रहा बिजनेस के द्वारा। फेलियर टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद दी रजिस्ट्रार, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अपनी जमा नहीं करवा रहे, फाइल नहीं जमा करवा रहे किसके पास में, रजिस्ट्रार के माध्यम से। तो कुछ एक जो कंडीशन है ये न करने से वो क्या हो सकता है, कंपलसरी वाइंडिंग अप करना पड़ता है। फिर आता है वॉलंट्री। सेक्शन 304 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाइड टू स्टेचुरी कंडीशन इन विच ए कंपनी में बी वॉलंटरी वाइंड अप, मतलब अपनी मर्जी से। इनमें दो सिचुएशन होती है, एक तो होता है एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फॉर इट्स ड्यूरेशन, जितने समय के लिए कंपनी लगाई गई थी वो टाइम खत्म हो गया, ओके। फिर होता है ऑक्यूरेंस डिसॉल्व। ऑक्यूरेंस डिसॉल्व का मतलब एक तरह से ना कोई चीज़ जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी लगाई थी वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाना, वो भी आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी जो एक तरह से कंपनी लॉ की यूनिट। ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ें जो है एक जस्ट बेसिक चीज़ें जो बताई गई हैं, कोई भी चीज़ इसमें आपको डिटेल से नहीं करवाई गई हैं। ठीक है, और डिटेल से न करवाने का रीज़न यही है क्योंकि एक यूनिट बहुत सारी वीडियो में जाके बनती है, बस केवल हम रिवीजन के तौर पे इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ही ध्यान दीजिए। अभी आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को उतना बेटर है, क्योंकि अभी जो है HSSC कभी भी इसका एग्ज़ाम है आपका ले सकती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।